नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जग्गू का संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो ज्योग्राफी का टॉपिक है एक ओवरऑल टॉपिक है जिसमें कई बार क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। तो हमारा आज का जो शॉर्ट एकदम टॉपिक है वो है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं होती क्या है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पहली बात तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि अक्षांश रेखा पृथ्वी पर क्या बताती है, जलवायु का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर जलवायु का निर्धारण करती है, मतलब कैसी जलवायु रहेगी। जलवायु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट। तो हमारे भारत में, विश्व में, राजस्थान में किस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाएगा, ये डिसाइड जो रेखाएं करती है, या जिन रेखाओं के माध्यम से हम इनका फॉरकास्ट करते हैं, वो रेखाएं कौन सी होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। जलवायु में आपकी सारी चीजें आती है, जैसे आपका एक आ जाता है ताप, ताप मीन्स हो गया आपका टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह ताप के बाद आपका एक आता है वायुदाब, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी वर्षा। ठीक है, इन सब पे डिपेंड करती हुई आपकी वनस्पति। ये कुछ ऐसे होते हैं, इस तरह के फैक्ट होते हैं जो सारा का सारा पता हमें किससे चल जाता है, अक्षांश रेखाओं से चल जाता है। जैसे जलवायु में ताप का महत्व है, वायुदाब का महत्व है, वर्षा का महत्व है, और जिस प्रकार की जलवायु जिस क्षेत्र में होगी वहां की वनस्पति उसी प्रकार की होती है। जिस प्रकार की जलवायु होती है उसी प्रकार की वहां की वनस्पति दोस्तों होती है। तो इसलिए ये सारी चीजें जलवायु पे डिपेंड, और जलवायु किस पर डिपेंड है, अक्षांश रेखाओं पर डिपेंड है। ठीक है, तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर किसका निर्धारण करती है, तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर जो निर्धारण करेगी वो जलवायु का करेगी। ठीक है, अब इनको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो अगर मैं इस तरह से पृथ्वी ड्रॉ करूं, इस तरह से पृथ्वी ड्रॉ करता हूं, तो पृथ्वी के धरातल पर इस प्रकार की जो रेखाएं होती है, देखो इस प्रकार की जो आड़ी रेखाएं होती है, इन रेखाओं को हम किस नाम से जानते हैं, अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि ये जो अक्षांश रेखा होती है ये काल्पनिक होती है। अक्षांश रेखा आपकी काल्पनिक होती है, यानी इमेजिनरी होती है। ठीक है, कैसी रेखाएं हैं दोस्तों, काल्पनिक रेखाएं, और हमें दिखाई नहीं देती, हम जस्ट इनका अनुमान लगाते हैं, उस लोकेशन को देखते हैं और वहां की जलवायु को हम बता देते हैं। ये पहली चीज हो गई आपकी। दूसरी, पृथ्वी के धरातल पर कैसी रेखाएं हैं, आड़ी, या इसको बोल सकते हैं क्षैतिज रेखाएं। पृथ्वी के धरातल पर आड़ी या क्षैतिज जो रेखाएं हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, अक्षांश रेखा कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनकी संख्या कितनी। तो आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन कि अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तब तो आप आंसर लिखोगे 179। ये ध्यान रखना, कभी कभी परीक्षा में सिंपल क्वेश्चन आता है तो वहां 179 नहीं होता, तो सबसे नजदीकी ऑप्शन वहां पे होता है 180। तो आपको अपना आंसर जो उस पर देना होता है, वो कौन सा आंसर देना होता है, आपको 180 देना होता है। मूल मेन आंसर जो देना होता है वो कौन सा देना होता है, आपको 180। ठीक है, अच्छा यहीं पर एक चीज और पूछी जाती है आपसे कि अक्षांश बिंदु कितने हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार कि पृथ्वी पर अक्षांश बिंदु कितने हैं, तो अक्षांश बिंदु कितने हैं, 181 है। कितने हैं अक्षांश बिंदु, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, पर फिलहाल आप एक बार के लिए ध्यान रख लो कि अक्षांश वृत्त मतलब आपको ये फिगर ऐसा दिख रहा है कि लाइन है, पर ये लाइन नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का आप 2D व्यू देख रहे हैं। पृथ्वी का 3D व्यू देखेंगे तो उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बना हुआ है, और ऐसे बहुत सारे घेरे बने हुए हैं, उन घेरों को क्या खोल देंगे हम, वृत्त कह देंगे। तो अक्षांश वृत्त और अक्षांश रेखा, इनकी संख्या तो है 179, और जो अक्षांश बिंदु हैं इनकी संख्या है 181, यानी 181। अब आती कैसे, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, माना ये मैंने पृथ्वी के सेंटर में एक रेखा मान ली, भूमध्य रेखा। 2 मिनट के लिए मैं इस रेखा को पृथ्वी का सेंटर लाइन मान लेता हूं। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है। विश्व की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है दोस्तों, भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा जो यहां पर मैंने बनाई है,
ये कितने डिग्री अक्षांश पर होती है? 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। और ये पृथ्वी को दो बराबर एकदम इक्वल पार्ट्स में, दो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, अच्छा, आप हर अक्षांश रेखा के बीच की दूरी देख लो, लगभग ये दूरी 111 किलोमीटर होगी। वैसे तो इनके बीच की दूरी हम बोल सकते हैं 111.32 किलोमीटर। प्रत्येक दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है, ये डायरेक्ट याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, 111.32 किलोमीटर होती है। राउंड अप में लगभग हम इसको 111 लिख सकते हैं। तो कोई भी दो अक्षांश रेखा आप देख लो, दोनों अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है ये 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? हर के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी देख लो, ये सारी दूरियां जो आपको दिखती है, ये सारी दूरियां कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। तो क्लियर हो गया आपको कि अक्षांश रेखा पृथ्वी पर जलवायु का निर्धारण करती है, अक्षांश रेखा इन सब फैक्टर को डिपेंड करती है, अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी के धरातल पर ऐसी क्षैतिज रेखा है, इनकी संख्या 179 है और बिंदु करोगे तो 181 है। 2 मिनट के लिए आप सोचना, ठीक है, 2 मिनट के लिए आप मानो कि मैं एक आपको उदाहरण से समझाता हूं कि आपके सामने ही पृथ्वी है। मानो पृथ्वी का, मैं यहां से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा हूं, तो आपके सामने ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है। देखो, अब आप इसके आगे घेरा बनाओगे तो देखो ये वाला घेरा बड़ा होगा, ऊपर वाला घेरा और छोटा होगा, ऊपर वाला घेरा और छोटा होगा। जब आप 90 डिग्री पे पहुंचोगे, यहां पर ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये आपका हो गया 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है भाई, आप कोण पे तो पहुंच रहे हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, सब पे आप लाइन कर रहे हो। जैसे मैंने यहां पर 2 मिनट के लिए बिंदी मान ली, यहां पर मैंने 1 डिग्री पे बिंदी करके 1 डिग्री वाली बिंदी को ऐसे गोल घेरे में घुमा के 1 को 1 से मिला दिया, 2 को 2 से मिला दिया, 3 डिग्री को 3 डिग्री से मिला दिया, तो ऐसे घेरे बन गए। तो इसका 2D व्यू में तो आपको लाइन दिख रही है, और जब इसका आप 3D व्यू देखते हो तो आपको पूरा क्या दिख रहा है? वृत्त या घेरा दिख रहा है। आप खुद सपोज करो कि ये रेखाओं की संख्या कितनी है। देखो, 1 से लेके 90 तक और 1 से लेके यहां पे कितनी है? 90 तक। तो कितनी हो गई? 90 ये हो गई, 90 ये हो गई और एक सेंटर वाली लाइन हो गई। भाई 90 90 और सेंटर लाइन तो आप इस तरह नहीं कर सकते क्या? देखो यहां पे इसको 181 जो है आपका, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 90 प्लस 90 प्लस 1। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 प्लस 1, तो 90 90 कितने हो गए? 180 हो गए, और 180 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए आपके? 181 हो गए, 181 हो गए। ठीक है, अब आप बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल अक्षांश बिंदु कितने? भाई आपने बिंदु खींचा तो उस बिंदु से ही तो आपने पूरी लाइन या वृत्त ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसे एक बिंदु ऐसे ऊपर आएगा उत्तरी ध्रुव पर, और एक बिंदु ऐसे आएगा कहां पे? दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो ये सब मिलाकर हो गए 181। पर आप खुद सोचो, आप ये उत्तरी ध्रुव के 90 डिग्री वाले बिंदु पर पहुंच गए, तो क्या यहां पर आप लाइन या वृत्त खींच पाओगे इस बिंदु से? नहीं। यदि आप दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए पृथ्वी के, तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे जो 90 डिग्री है, यहां पर ये देखो पेन लगा हुआ है जहां पे 90 डिग्री, यहां पर क्या आप लाइन या वृत्त खींच पाओगे? नहीं। तो इसलिए इन दो को माइनस करा जाता है। तो 181 में से आप यदि -2 करोगे तो आपको अक्षांश वृत्त और अक्षांश रेखाएं कितनी प्राप्त होती है? 179 प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, उन चीजों को क्या करना है? समझना है कि भाई किस तरह से अक्षांश वृत्त होते हैं, किस तरह से अक्षांश रेखाएं होती है और किस तरह से अक्षांश बिंदु होते हैं। तो पहले एक बार आप किसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया आपका? ठीक है, अब मैं अगली स्लाइड पे आता हूं। अब मैं आपको अक्षांश रेखा, जो मुख्य अक्षांश रेखा हम पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आप जलवायु कटिबंध आपसे पूछता है, तो वो कौन कौन से हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं, देखिए अब
देखो सबसे पहले यहां से हम आएंगे तो इस तरह से, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि आप चीजें अच्छे से समझ पाओ। देखता हूं अगर यहां से ये सिलेक्शन हो जाता है डायग्राम का तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये इस तरह से पृथ्वी का जो हिस्सा है वो हमने बना दिया। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करनी है, जनरली लाइंस जो है वो आपको ड्रॉ करनी है, जनरली लाइंस इसमें ड्रॉ करनी है। तो लगभग लगभग मैं बता देता हूं, ये आपने कौन सी रेखा मान ली, भूमध्य रेखा मान ली। ठीक है, मैं इसी तरह से यहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये इस तरह से, ये आपकी कौन सी रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई। और यहां पर भी एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेता हूं, ये आपकी कौन सी रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई। ठीक है ना, ये कौन सी रेखा आपकी, मकर रेखा। सही से बना देते हैं। ठीक है, तो ये कर्क हो गई, ये विश्वत हो गई, ये मकर हो गई। फिर यहां पर मैं एक और लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं 66.5 वाली। ठीक है, ऐसे यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं 66.5 वाली। ठीक है, अब मैं इनको पॉइंट्स जो है वो एक एक करके लिखते चले जाऊंगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से आप देखते हुए चलो। अब देखना समझना, यहां पर आप एक बार देखो, ये जो बीच वाली रेखा है, ये जो पूरी रेखा है, इसको मैं इस तरह से कर देते हैं इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा ये ध्यान हो जाए। इस तरह से मैं इसमें पॉइंट बना देता हूं। ठीक है, ये आपकी विश्वत रेखा है, इसको मैं बोल दूंगा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और जो 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा होती है, इस रेखा को दोस्तों हम बोलते हैं भूमध्य या विश्वत रेखा, भूमध्य या विश्वत रेखा। तो भूमध्य या विश्वत रेखा के नाम से सेंटर वाली जो लाइन है, इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, इस तरह से ये जो ऊपर वाली रेखा है, ये पूरा का पूरा विश्वत रेखा से ऊपर कौन सा गोलार्ध है, आपका उत्तरी गोलार्ध। तो विश्वत रेखा से ऊपर आपका जो गोलार्ध है वो कौन सा गोलार्ध है, आपका उत्तरी गोलार्ध है। विश्वत रेखा से जो ऊपर वाला गोलार्ध है वो कौन सा गोलार्ध है, आपका उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में यहां मैं लिख देता हूं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां मैंने लिख दिया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह और ऊपर चलता हूं, यहां मैं लिख देता हूं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका नाम होता है आर्कटिक व्रत। इसको हम किस नाम से जानते हैं, आर्कटिक व्रत के नाम से जानते हैं। और यहां हम पहुंच जाते हैं बिल्कुल ऊपर, तो ये पृथ्वी का, इस तरह से मैं बोलूं तो ये पृथ्वी का कौन सा ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया पृथ्वी का, ये उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है, ये कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, भाई उत्तर गोलार्ध है तो उत्तरी अक्षांश हो गया। इसी तरह हम नीचे आते हैं, ये आपका होता है यहां पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्योंकि अभी हम दक्षिणी अक्षांश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम दक्षिणी गोलार्ध में हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और फिर हम नीचे आते हैं तो हम इस पे लिख देते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या लिखेंगे हम इस पे, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो व्रत होता है या रेखा होती है, उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एकदम यहां पर नीचे आ जाते हैं, जब एकदम नीचे आ जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। हालांकि पृथ्वी ऐसी नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो ये जो पृथ्वी का अक्ष है, ऐसा नहीं हो कि इंक्लाइंड है, पर जब आपके इंक्लाइंड से रिलेटेड टॉपिक आएंगे तब उनको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये सारी की सारी बेसिक चीजें इसमें ध्यान रखनी है।
तो ये मैंने आपको बना दिया, ठीक है। तो आपको एक तो सारी प्रमुख अक्षांश रेखा याद रखनी है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है आपकी 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके ऊपर उत्तरी, ये पूरा का पूरा गोलार्ध आपका ऊपर वाला तो उत्तरी गोलार्ध है, और ये नीचे वाला जो गोलार्ध है ये आपका कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है। इसलिए इसमें जितने भी अक्षांश लिखे जाएंगे उसमें दक्षिणी लगाए, और इसमें जितने भी अक्षांश लिखे जाएंगे उसमें क्या लगा, आपका उत्तरी अक्षांश लगा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, आपका जो ये वाला जोन है पूरा का पूरा, ये जो पूरा जोन है आपका, ठीक है, इस पूरे जोन को बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध। इस पूरे जोन को मैं क्या बोल देता हूं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानता हूं। यानी ये जो पूरा है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का पूरा जोन है, कौन सा कटिबंध हो गया, आपका उष्ण कटिबंध हो गया, ठीक है। उसके आगे देखेंगे, ये जो ऊपर वाला आपको कटिबंध दिखाई दे रहा है, इसको या तो आप बोल सकते हो शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध बोल सकते हो, या आपको कभी कभी अलग जगह इसको थोड़ा सा अलग नाम होता है जिसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। तो आपके 2 नाम हो गए यहां पर, या तो आप इसको बोल दो उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर है? जैसा यहां है वैसा ही एज इट इज दक्षिणी गोलार्ध में होगा, सेम बिल्कुल सिमिलरिटी। तो देखो यहां भी इसको आप इसी तरह से लिख सकते हो, यहां भी लफ्ज को आप लिख सकते हो उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और नीचे ऊपर जब जाओगे तो यहां से लेके ऊपर तक जितना भी, मतलब आपका आर्कटिक वृत्त से लेके उत्तरी ध्रुव तक जितना भी एरिया चल रहा है उसको आप क्या लिख दोगे, शीत कटिबंध। इस पूरे ऊपर वाले एरिया को आपने क्या लिख दिया, शीत कटिबंध लिख दिया, ठीक है। और फिर नीचे वाला एरिया, ये भी यहां से लेके ध्रुव क्षेत्र तक जितना भी आपको जा रहा है, ये पूरा कौन सा कटिबंध आपने लिख दिया, शीत कटिबंध लिख दिया। इस तरह से आपका ये डायग्राम कंप्लीट होता है। पहले तो मेरी राय है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसमें करते हैं। ठीक है, हो गया आपका। अब देखो मैं आज इसको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं और कल फिर आपको मैं एक एक पॉइंट करके सारे कटिबंध के बारे में बताऊंगा। तो आप पहले समझना, आपको पता है कि वर्ष भर सूर्य की किरणें इस विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती है। तो आप ये मान के चलना कि पृथ्वी पर यदि आपसे पूछा जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दुनिया के गर्म स्थान यही होंगे, इसी भूमध्य रेखा पर होंगे, नहीं, टेम्परेचर बैलेंस भी होता है, पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि सूर्य की किरणें वर्ष भर कौन से क्षेत्र में सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें जो वर्ष भर होती है वो कौन से क्षेत्र में सीधी पड़ती है, तो उष्ण कटिबंध में पड़ती है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, उसमें भी मेनली किस पर पड़ती है, विषुवत रेखा पर पड़ती है। उष्ण कटिबंध का अर्थ है कि गर्मियों में तो भूमध्य रेखा को छोड़ दो, इस भूमध्य रेखा पर तो एक ही दिन में तीनों मौसम, सर्दी, गर्मी, वर्षा, प्रतिदिन देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां तो मौसम का कोई लॉजिक है ही नहीं, प्रतिदिन चेंज होता है। कर्क से मकर रेखा के बीच में केवल विषुवत रेखा को छोड़ दो तो उसके अलावा इस पूरे एरिया को कौन सा कटिबंध कह रहे हैं, उष्ण कटिबंध। यानी यहां अत्यधिक गर्मियां पड़ती है, गर्मियों में गर्मियां पड़ती, परंतु सर्दी में सर्दियां नहीं पड़ती। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, विषुवत रेखा पर तो दिन रात बराबर होते हैं, मौसम कोई चेंज नहीं होता, मौसम बिल्कुल इक्वली, तीनों मौसम एक ही दिन में दिखाई देंगे, ऐसे अलग अलग ऋतुएं साल वाली नहीं आती। ठीक है, उष्ण कटिबंध का बचा हुआ जो क्षेत्र है, गर्मियों में तेज गर्मियां पड़ती है, परंतु सर्दियों में सर्दियां नहीं पड़ती, नॉर्मल माहौल रहता है। ठीक है,
यहां आप गए कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच में, और यहां गए आप मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच में, यानी 23.5 से 66.5 डिग्री यहां पर, और यहां पर भी 23.5 से 66.5 डिग्री। तो इसमें पाया जाता है शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। ये यहां बसे हुए कुछ देश ऐसे होते हैं, देखो शीत भी आ रहा है और उष्ण भी आ रहा है, यानी सर्दियों में तो अत्यधिक सर्दियां पड़ती है और गर्मियों में अत्यधिक गर्मियां पड़ती है। तो सर्दियों में अत्यधिक सर्दी और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी की जो विशेषता होती है वो कौन से कटिबंध की होती है? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध की होती है। किसकी होती है दोस्तों? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध की होती है। तो यहां तक उम्मीद है कि आपको ये वाला जो है सेक्शन ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर इसके बाद आओ देखो 66.5 से 90 डिग्री तक जाओगे। दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा डिग्री है? 90 डिग्री है यहां पर। ठीक है, और या फिर इस 66.5 से इसके 90 डिग्री तक जाओगे तो यहां कटिबंध पाया जाता है शीत, यानी सर्दियों में तो अत्यधिक सर्दियां और कभी भी गर्मियां नहीं पड़ती। ये कौन से कटिबंध की विशेषता है? शीत कटिबंध की विशेषता है। अब पृथ्वी ऐसी तो है नहीं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो हमेशा ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी विषुवत रेखा पर तो सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेगी, बाकी जगह घटती बढ़ती रहेगी। कर्क और मकर के बीच, कर्क से ऊपर जाने पर और मकर से नीचे जाने पर हमेशा सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। यानी सबसे ऊपर क्या है? ध्रुव है। देखो ये सबसे ऊपर क्या है? ध्रुव है। ये नीचे नहीं है, ये ऊपर है। ये तो डायग्राम ऐसा बना है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि डायग्राम मेरी कुछ लिमिटेशंस है, मेरे को 2D ही बनाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है और सूर्य की सबसे सीधी किरणें जो पड़ती है दोस्तों वो आपकी पड़ती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। क्लियर है क्या आपको यहां तक? तो ये मैंने आपको एक बार आज यहां वाला चीज बता दी है, तो इसको आप एक बार ध्यान रख लेना। क्लियर है कि यहां तक? इसको ध्यान रख लेना और फिर हम आगे कल इसको ही डायग्राम को लेते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, आप चाहें तो इसका एक बार अंदर मैंने जो डेटा फिलअप किया है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो चलो, आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर इसको ही आगे एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार।